अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के क्रैश टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें। अबाउट 55% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ब्लड प्रोटीन, बोथ ए एंड बी। तो बच्चे अगर हम ह्यूमन ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो ह्यूमन ब्लड के अंदर बच्चे 55% ऑफ द वॉल्यूम कौन सी चीज़ होती है? प्लाज्मा। और अगर हम रिमेनिंग 45% की बात करें तो बच्चे वो होते हैं ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़। ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़ जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल आ जाएंगे, वाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे और साथ में प्लेटलेट्स आ जाएंगे। तो ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़ कितना परसेंट बच्चे बनाती हैं? 45%। और जो रिमेनिंग 55% होगा वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बच्चे वो कौन बनाएगा? प्लाज्मा। फिर फर्दर अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर बच्चे 90% क्या होता है? वाटर होता है और 10% उसके अंदर सोल्यूट्स होते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, साल्ट्स होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं, जो है हमारे गैसेस होती हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो वो मिलकर कितना बनाती हैं? 10%। और 90% का होता है उसमें वाटर होता है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया था 55%, तो हम बच्चे कौन सा से टिक करेंगे? प्लाज्मा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एंट्रेंस ऑफ द जर्म्स एक्सेप्ट, कि इनमें से हमने बच्चे चूज़ करना है कि जो जर्म्स की एंट्रेंस के अगेंस्ट काम नहीं करता। तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर था टेयर्स। तो बच्चे जो टेयर्स होते हैं वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन भी एंट्रेंस ऑफ द जर्म से प्रोटेक्ट करती है। वाइट ब्लड सेल जिसमें वैसे ही बच्चे पता है कि इसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, तो वो भी माइक्रोब्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो रेड ब्लड सेल का जर्म्स के साथ कोई लिंक नहीं है और यही हमारा बच्चे राइट ऑप्शन होगा, रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द सेल विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी आर मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल या थ्रोम्बोसाइट्स। तो बच्चे ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका बच्चे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, वो डायरेक्टली सेल को क्या कर देते हैं? बाइट से जो फॉरेन मटेरियल उसको किल कर देते हैं। और जो बच्चे बी लिम्फोसाइट्स हैं बच्चे वो बाद में क्या बनाते हैं? प्लाज्मा सेल और फिर प्लाज्मा क्लोन सेल और फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज़। फिर एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे? उस एंटीजन को किल कर देंगे। तो मेन इम्यूनिटी के अंदर मेनली कौन सेल रोल प्ले करते हैं? तो बच्चे लिम्फोसाइट मेन रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंटीबॉडीज़ आर मैन्युफैक्चर्ड इन टी लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल और बी लिम्फोसाइट। के इनमें से कौन से सेल जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं? तो बच्चे हमारा राइट ऑप्शन होगा बी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि आपको बताया कि बी लिम्फोसाइट से पहले क्या बनेंगे? प्लाज्मा क्लोन सेल और फिर वो प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज़। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 4 मंथ, 5 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ। तो बच्चे इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज़ का होता है। तो ऑलमोस्ट कितने बनेंगे? 4 मंथ्स बनेंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आफ्टर 4 मंथ जो रेड ब्लड सेल हैं बच्चे उनकी डिग्रेडेशन होगी लिवर के अंदर और फिर उससे जो है वो नए रेड ब्लड सेल भी वहाँ पर बनेंगे। विच वन हैज़ थिकेस्ट वॉल देन द अदर? राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बच्चे में पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस होती है वो राइट वेंट्रिकल की निस्बत 3 टाइम्स क्या होती है? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होना है। क्योंकि इसकी अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा ताकि जो ब्लड है वो बॉडी के एक एक सेल तक पहुँच जाए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स फ्राम, कि बच्चे जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई होता है वो हार्ट के कौन से पोर्शन से होता है? राइट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बच्चा आपको बता दें कि हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो राइट पार्ट होता है उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फर्स्ट आर्टरी दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ एओर्टा। तो बच्चे एओर्टा की बेस से जो फर्स्ट आर्टरी अराइज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोनरी आर्टरी। इनका एक पेयर अराइज होता है और ये क्रोनरी जो आर्टरी है बच्चे ये ब्लड सप्लाई करती है किसको? हार्ट के मसल्स को, हार्ट के सेल्स को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
और अगर किसी वजह से ये कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए और वो ब्लड जो है वो हार्ट के मसल के पास ना पहुंच सके, तो इस वजह से हार्ट के मसल की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। विच वैल्यू अलाउ द ब्लड टू पास फ्राम हार्ट टू पल्मोनरी आर्टरी। बच्चे यहाँ पर वाल्व आना था, विच वाल्व अलाउ द ब्लड टू पास फ्राम हार्ट टू पल्मोनरी आर्टरी। तो बच्चे हमने बताना है यहाँ पर कि पल्मोनरी आर्टरी की बात करनी है। आपको पता है कि बाकी सब आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमारे पास जो है बच्चे, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमारे पास कौन सा होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी आर्टरी जो है ये राइट वेंट्रिकल से, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, फिर पल्मोनरी ट्रंक से आगे पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वो ब्लड कहाँ पे चला जाएगा बच्चे, लंग्स में चला जाएगा। तो अब हमसे पूछा गया विच वाल्व अलाउ द ब्लड टू पास फ्राम हार्ट टू द पल्मोनरी आर्टरी। तो हमें पता है बच्चे कि पल्मोनरी ट्रंक की बेस पर क्या होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व, जो ब्लड के बैक फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इस तरह एओर्टा के बेस पर भी क्या होता है बच्चे, सेमी ल्यूनर वाल्व होता है, जो एओर्टा से ब्लड के बैक फ्लो को, कि ताकि वो ब्लड जो है वो दोबारा बैक फ्लो करके लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए, तो वहाँ पे भी सेमी ल्यूनर वाल्व लगा होता है। तो अब यहाँ पे चूँकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी सेमी ल्यूनर वाल्व ही होगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि हार्ट के राइट साइड वाला जो पोर्शन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो इस वजह से हम टिक करेंगे राइट सेमी ल्यूनर वाल्व जो मौजूद होता है एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। इन ह्यूमंस ओनली डैश सिस्टमेटिक आर्क इज़ प्रेजेंट, लेफ्ट राइट सुपीरियर या इन्फीरियर। बच्चे बुक की लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ह्यूमंस के अंदर जस्ट बच्चे जो है वो लेफ्ट सिस्टमिक जो आर्क होती है, और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बच्चे बर्ड्स के अंदर ओनली राइट होती है, ये आपने याद रखना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द हार्ट मसल इज नोरिश्ड बाय चैम्बर ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और कोरोनरी आर्टरी। तो बच्चे इसका राइट ऑप्शन होगा वो कोरोनरी आर्टरी होगा। आई थिंक इसकी जो थी बच्चे आपकी की थी उसमें शायद मिस्टेक हो, तो आपने ठीक कर लेना। कोरोनरी आर्टरीज का राइट ऑप्शन होगा। आपको बताया था कि कोरोनरी आर्टरीज जो है वो एओर्टा की बेस से अराइज होती हैं और इनका काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना टू द हार्ट मसल, और उसी की भी न्यूरिशमेंट होगी। विच वेन हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी सब जो वेन्स होती हैं उनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो हमारे पास पल्मोनरी वेन होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन मैन ब्लड फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल टू द लिवर इज़ ट्रांसपोर्टेड बाई। तो बच्चे जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन ईटीसी, उन सब से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर आता है लीवर के पास, और वो कौन सी वेन लेकर आती है, हिपैटिक पोर्टल वेन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बाई बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व या इंटरेशियल सेटिंग। तो बच्चे में पता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और अगर मैं लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करूँ तो वहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है। इन ह्यूमन द क्लोज्ड सैक विच सराउंड द हार्ट इज़ एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम या एपिकार्डियम। तो बच्चे हार्ट को किस सैक ने सराउंड किस क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, जो हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से प्रिवेंट करती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव, अब बच्चे लेफ्ट है तो मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो बच्चे अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा, लंग से आएगा, और कौन लेकर आएगा, पल्मोनरी वेन आएगी। और वो बच्चे पल्मोनरी वेन टोटल कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा, द 4 पल्मोनरी वेन, कि जो 4 पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कैरी करके लेकर आएंगे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लूप साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एवी वाल्व ओपन, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज, एवी वाल्व क्लोज और सेमील्यूनर वाल्व ओपन। तो बच्चे आपने याद रखना है साउंड 2 प्रोड्यूस होती हैं, एक लूप एक डुब, एक लूप एक डुब। लूप साउंड उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब एवी वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे, और डुब साउंड जो है वो तब प्रोड्यूस होगी जब सेमील्यूनर वाल्व जो है वो क्लोज होंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा सी। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिक्वायर्स अबाउट, बच्चे में पता है कि टोटल जो हमारे पास का टाइम पीरियड होता है हार्ट बीट का वो कितना होता है बच्चे, हार्ट के साइकिल का 0.8 सेकेंड। अब उसमें से हमने बताना है कि वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना टाइम लगेगा। तो बच्चे जो वेंट्रिकल जो सिस्टोल होता है उसमें हमारे पास टाइम लगता है 0.3 सेकेंड, और अगर हम
एट्रियल सिस्टोल की बात करें तो उसमें लगता है 0.1 सेकेंड, और अगर हम बच्चे डायास्टोल की बात करें तो उस कंप्लीट डायास्टोल में कितना टाइम लगेगा 0.4 सेकेंड, और सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.8। अब हमसे पूछा गया है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और हम फिर ऑप्शन बच्चे टिक करेंगे 0.3 सेकेंड। वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल, वन डायस्टोल एंड द लास्ट अबाउट बच्चे टोटल कितना टाइम होता है आपको ऑलरेडी बता दिया 0.8 सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द सेकेंड हार्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, अभी आपको बताया था कि सेकेंड हार्ट साउंड जो डूब है वो तब प्रोड्यूस होगी जब हमारे पास सेमी लूनर वाल्व जो हैं वो क्लोज होंगे। एक सेमी लूनर जो वाल्व होता है बच्चे वो हमारे पास एओर्टा की बेस पर होता है, और एक सेमी लूनर वाल्व है जो पल्मोनरी ट्रंक की बेस पर होता है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट आर्ट्रियल सिस्टोल। अब सिस्टोल बच्चे हमें ये तो पता है कि कॉन्ट्रैक्शन होनी है, किसकी कॉन्ट्रैक्शन होनी है, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बच्चे उस वक्त जो वेंट्रिकल होंगे वो रिलैक्स होंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एट्रिया रिलैक्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, बच्चे रॉन्ग है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, नहीं बच्चे, दोनों एट द सेम टाइम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बोथ है रिलैक्स, दोनों रिलैक्स भी नहीं होंगे। तो फिर हमारा जो डी है वो राइट ऑप्शन बनेगा कि वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे और एट्रिया क्या होंगे बच्चे, वो क्लोज होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हार्ट साइकिल इज़ नेचुरली इनिशिएटेड बाई, बच्चे हार्ट साइकिल को इनिशियली कौन इनिशिएट करता है, ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड जो कि राइट एट्रियम की जो टॉप वाल है उसके ऊपर बच्चे होता है, वाल के ऊपर होता है, उसको हम नेचुरल पेस मार्कर भी बोलते हैं। इसने बच्चे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करनी हैं जिससे जो है वो हार्ट के मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, बच्चे अगेन वो जब एमसीक्यू आ गया कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ से जनरेट होती हैं, ऐसे नोड्स होती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज पेस मार्कर इन द हार्ट, तो बच्चे हार्ट के अंदर जो पेस मार्कर के तौर पर कौन काम करता है बच्चे, वो भी एस ए नोड ही काम करता है, साइनो एट्रियल नोड, क्योंकि इसी ने ही जो है वो डिटरमाइन करना है हार्ट बीट के टाइम पीरियड को। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं अगर उनमें कोई उनके फ्लो में कोई ब्लॉकेज आ गया, या अगर वो वीक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, तो फिर बच्चे हार्ट की जो कंट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन उसकी जो रिथमिसिटी है बच्चे वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इन ईसीजी QRS कम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, बच्चे हम यहाँ पर ड्रा करते हैं ईसीजी के अंदर जो वेव हमारे पास बनती हैं, ये मैंने रफ से ड्रा कर दी। हमारे पास सबसे पहले बच्चा आ गया P Q, यहाँ पर हमारे पास आ गया RS, और बच्चे ये आ गया है T। अब हमसे पूछा गया है कि आपने बताना है कि QRS बच्चे वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास बच्चे जो QRS होता है बच्चे वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल सिस्टोल के, जब हमारे पास दोनों वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, मीन जब उनकी डीपोलराइजेशन होती है। जो P है बच्चे वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है, एट्रियल सिस्टोल को, जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और T जो है बच्चे वो डायास्टोल को रिप्रेजेंट करती है जब उनकी दोबारा रिपोलराइजेशन होती है। तो QRS किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एट्रियल डीपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन मीन कि जब दोनों एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो बच्चे वो कौन सी वेव हमें इंडिकेट करती है, P वेव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वेव ऑफ ECG शोज मेनली ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स, मैकेनिकल इवेंट्स या केमिकल इवेंट्स, बच्चे वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड बाय पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी या हिपैटिक आर्टरी, बच्चे हिपैटिक आर्टरी तो लीवर की होगी, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को मसल को जो है वो ब्लड प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाए पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, बच्चे आपको बताया था बाकी सब आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये रॉन्ग हो गया। और बाकी जितनी भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और यही पल्मोनरी वेन जो है ये ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कैरी करके लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर आती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द फ्लैप ऑफ tricuspid valve are attached to the muscular extension of right ventricle which are known as papillary muscles. Option C is correct. Purkinje fibers are connected with the impulse कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द बच्चे प्रोकुंजी फाइबर जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, हार्ट में होते हैं, ब्रेन, स्किन या नेफ्रॉन, ऑटोमेटिकली बच्चे हमारे पास में है वो हार्ट के अंदर होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कॉर्डी टेंड्री आर प्रेजेंट इन, बच्चे कॉर्डी टेंड्री किसके अंदर होते हैं, एट्रिया, रिनल वेन, पल्मोनरी वाल्व या वेंट्रिकल, तो बच्चे ये किसके अंदर होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। अगर इसकी डायग्राम आप देखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इन कॉर्डी टेंड्री का बच्चे फंक्शन क्या होता है कि ये
ट्राइकस्पिड वाल को या बाइकस्पिड वाल को कनेक्ट करवाते हैं किसके साथ? पैपिलरी मसल के साथ। द वाल्व कंट्रोलिंग द वन वे फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। बच्चे वन वे फ्लो को कौन प्रिवेंट कर जो कंट्रोल कर रहा होता है? जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान होता है, तो हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड होंगे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड होंगे। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस ऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर। तो बच्चे वो कौन सी होती है हमारे पास? एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम को देखें, द ओनली वेन इन द ह्यूमन बॉडी कैरियंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड। तो बच्चे में पता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा से पास होकर पूरी बॉडी में जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर वो किस में होगा? वो एओर्टा में होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑल आर द फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इफेक्ट ट्रांसपोर्ट फैट, बिल्कुल इनका फंक्शन होता है। प्रोवाइड इम्यूनिटी भी होता है क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। ब्लड फिल्ट्रेशन भी होता है, लेकिन फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया बच्चे ये लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन नहीं होता। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। लिम्फ इज़ नॉट प्रेजेंट इन लैक्टियल, लैक्टियल में होता है कि जो विलाई के अंदर होते हैं। लिम्फ नोड में भी होता है, लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट में भी होगा, लेकिन लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में बच्चे जो है वो लिम्फ नहीं होगा क्योंकि जो सब क्लेवियन वेन है ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होती है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Which one is more closely related to the lymph? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड या यूरिन। तो बच्चे आप बुक की लाइन है कि जो लिम्फ है उसकी कंपोजिशन किससे मिलती जुलती है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिलती जुलती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंटरस्टिशियल फ्लूइड बच्चे जो कि सेल्स और टिश्यूज़ के अराउंड मौजूद होता है। लिम्फ नोड्स आर ड्रेन्ड बाई सिंगल एफरेंट वेसल, सिंगल इफरेंट वेसल्स, मैनी एफरेंट वेसल्स एंड मैनी इफरेंट वेसल्स। बच्चे ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे लिम्फ नोड होगा या लेट्स सपोज ये नोड है तो यहाँ पर जो आएंगी वो मैनी एफरेंट आएंगी, लेकिन यहाँ से जो आगे जाएगी वो एक सिंगल इफरेंट जाएगी। फिर हम कैसे टिक करेंगे? सिंगल इफरेंट वेसल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लार्जेस्ट लिम्फॉइड मैस इज, बच्चे सबसे बड़ा जो लिम्फॉइड मैस हमारी बॉडी में होता है वो कौन सा होता है? थाइमस, स्प्लीन, एडिनॉइड या टॉन्सल। तो बच्चे इनमें सबसे बड़ा जो है वो है हमारे पास है स्प्लीन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम सीक्वेंस देखें। फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन्ड बाय स्केलेटल मसल, विजरल मूवमेंट्स, ब्रीथिंग मूवमेंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज, ये सब इसके अंदर टेक पार्ट करते हैं। जस्ट एज ब्लड इज फिल्टर्ड बाय स्प्लीन, लिम्फ इज फिल्टर्ड बाय, जैसे स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करती है तो बच्चे इस तरह जो लिम्फ नोड होते हैं वो किसको फिल्टर करते हैं? लिम्फ को फिल्टर करते हैं। और इसी लिम्फ नोड के अंदर बच्चे क्या होते हैं? वो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। लिम्फ just before entering into subclavian vein always pass through heart, abdominal vessel, groin lymph node या thoracic lymphatic duct। बच्चा राइट ऑप्शन होगा thoracic lymphatic duct से गुजर कर वो किस में जाएगा? subclavian vein में जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। after taking too much fat the lymph consists of how many fat globules? बच्चे इसका 10%, 1%, 20% या 8%। तो बच्चे बुक की लाइन है, यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 1% के। जब हम कोई फैटी फूड को बच्चे खाते हैं तो वो फैटी फूड वो लिम्फ का कितने परसेंट पार्ट बनती है? 1%। द लिम्फ वेसल ऑफ विलाई आर कॉल्ड, बच्चे आसान MCQ था, लैक्टियल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम ओपन इनटू सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, सब क्लेवियन वेन या रीनल वेन। तो बच्चे ये ओपन होती है सब क्लेवियन वेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Common features of cell humoral response and cell mediated response are recognition of antigen, tissue rejection, production of antibodies and plasma clone formation। देखें बच्चे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ वो तो बच्चे हमारे पास फंक्शन होगा ना सेल ह्यूमरल रिस्पॉन्स का, और प्लाज्मा क्लोन फार्मेशन वो भी सेल ह्यूमरल रिस्पॉन्स में आएगा, वो बी लिम्फोसाइट्स करते हैं। टिश्यू रिजेक्शन मेनली जो है वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में आएगा, मतलब वो टी लिम्फोसाइट काम होता है। लेकिन अगर हम रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन की बात करें तो बच्चे वो दोनों के अंदर जो है कॉमन फीचर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज लाइक टेटनस इज एन एग्जांपल ऑफ, बच्चे अगर टेटनस के अगेंस्ट अगर हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, अब वैक्सीन के अंदर क्या होते हैं बच्चे? वीकली और कम्प्लीटली डेड जो है वो जर्म्स को यूज़ किया जाता है। अब हम बाहर से खुद उसे ऐड कर रहे हैं तो मीन वो आर्टिफिशियल में आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है या पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम उसमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को ऐड करेंगे तो वो होगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर हम उसके अंदर वीकली डेड माइक्रोब को एंटर करवा रहे हैं फिर वो क्या होगा बच्चे? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इस टेटनस की वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं? टेटनस टॉक्सॉइड बोलते हैं,
ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड इन। अब बच्चे अभी आपको बताया है हम बाहर से एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में एक्टिव या पैसिव, चूँकि डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करने से बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ, बच्चे एंटीबॉडीज़ के अंदर में पता है कि 2 लाइट चेन्स होती हैं और 2 हैवी चेन्स होती हैं। एंटीबॉडीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ, बच्चे प्रोटीन 2 टाइप्स होती हैं, फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो उनमें से जो एंटीबॉडीज़ होती हैं दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एनी फॉरेन बॉडी दैट मे एक्टिवेट इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड एंटीजन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इम्यूनिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू ऑल एक्सेप्ट। अब इम्यूनिटी का बच्चे क्या काम होता है, रिकोगनाइज एंटीजन, बिल्कुल बात ठीक है। मोबिलाइज लिम्फोसाइट, बिल्कुल बात ठीक है। इंक्रीज एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन, ये बात भी ठीक है। मोबिलाइज हीमोग्लोबिन, बच्चे ये इम्यूनिटी का फंक्शन नहीं है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इम्यूनिटी इज़ जनरली डिस्ट्रॉयड इन ऑल इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन, ऑल इन्फ्लेमेशन या ऑल, बच्चे सब इन्फेक्शन, सब डिजीज़ और सब इन्फ्लेमेशन में हमारी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती, हमारी इम्यूनिटी जस्ट डिस्ट्रॉय होती है HIV इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि इस बच्चे जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो वायरस होता है ये किन को अफेक्ट करता है, T लिम्फोसाइट्स को। जब उनका नंबर डिक्रीज़ होगा तो हमारी इम्यूनिटी कोलैप्स कर जाएगी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस या फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। बच्चे राइट ऑप्शन होगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम आ जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्सेप्ट स्किन, फर्स्ट लाइन का है, म्यूकस फर्स्ट लाइन का है, स्टोमक HCl, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का। लेकिन अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें तो बच्चे ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट होता है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट बाय बर्थ, बाय बर्थ बच्चे जो इम्यूनिटी से हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और ये भी एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट बच्चे देखें, ऑल आर ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनाइजेशन एक्सेप्ट। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन है तो बच्चे एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करेंगे या एंटी सीरा इंजेक्ट करेंगे या एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट करेंगे। एंटी सीरा बच्चे होता है सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़, लेकिन बच्चे जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि हम उनको इंजेक्ट करते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वैक्सीनेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर विच आर द फॉलोइंग डिजीज़। बच्चे बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट भी वैक्सीन बन चुकी हैं, माइक्रोबियल भी इसमें आ जाएंगे, वायरल भी आ जाएंगे, बैक्टीरिया भी, लेकिन फंगल डिजीज़ के अगेंस्ट अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्ट्रॉन्ग एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज़ फॉर्म्ड इन ऑल एनिमल्स, ह्यूमन्स ओनली, इनवर्टिब्रेट्स या ऑल वर्टिब्रेट्स। तो बच्चे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग और स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है क्योंकि जो इनके अंदर बच्चे जो हैं ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एन एंटीजीन इज अ रेजिड्यू ऑफ एन एंटीबॉडी, रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी, स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन और अपोजिट टू एन एंटीबॉडी। तो बच्चे ये क्या होता है, इट इज़ अ स्टिमुलस फॉर द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। अ वैक्सीन कंटेन एंटीजन, मैक्रोफेजेस, एंटीबॉडीज, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे वैक्सीन के अंदर मेनली क्या होते हैं, एंटीजन्स होती हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट इन ह्यूमन फ्रॉम। तो बच्चे जहाँ पे अक्सर बच्चे एमसीक्यू में मिस्टेक करते हैं, ह्यूमन्स की बात हो रही थी, ह्यूमन्स के अंदर जो बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होते हैं वो होते हैं फ्रॉम बोन मैरो। लेकिन अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स के अंदर हम बोलेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस। मीन बर्ड यहाँ पर होता है तो ऑप्शन बी करेक्ट होना था। अब चूँकि ह्यूमन्स है तो हम राइट ऑप्शन करेंगे सी, बोन मैरो। विच पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी रिकोगनाइज एंटीजन ड्यूरिंग ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स। बच्चे जो एंटीजन, जो हमारे पास एंटीबॉडी की यहाँ पर जो इसकी 4 चेन्स होती हैं 2 हैवी और 2 लाइट। तो बच्चे हैवी और लाइट उनका एंड वाला जो पोर्शन वो वेरिएबल होता है, तो ये जो वेरिएबल पोर्शन होता है बच्चे ये रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरिएबल पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, पीनियल, थाइमस, पिट्यूटरी या एड्रिनल। तो बच्चे थाइमस इज अ लिम्फॉइड, ये लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। पैसिव इम्यूनिटी इज़ यूज्ड अगेंस्ट। बच्चे पैसिव इम्यूनिटी हम किसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या टेटनस। तो बच्चे यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ पर आएगा वो आएगा टेटनस। अगर टेटनस के अगेंस्ट अगर हम एंटी सीरा इंजेक्ट कर रहे हैं तो अब एंटी सीरा के अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी तो वो पैसिव इम्यूनिटी में आ जाएंगी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वैक्सीनेशन इज़, अब बच्चे वैक्सीनेशन हम बाहर से वैक्सीन लगा रहे हैं तो ये तो आर्टिफिशियल में आ गई। अब चूँकि वैक्सीन के अंदर बच्चे हम जो है वो एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं, हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज़ की बात करें, सेल मीडिएटेड रिस्पांस इज गिवन। बच्चे सेल मीडिएटेड रिस्पांस कौन देते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, और सेल ह्यूमरल रिस्पांस कौन देते हैं, बी लिम्फोसाइट। एंटी विनोम गिवन आफ्टर अ स्नेक बाइट, विनोम इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अब बच्चे देखें एंटी विनोम है तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंजेक्ट कर रहे हैं, फिर क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल
पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज़ एक्ट एट द प्रिंसिपल। बच्चे ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपने ही सेल को क्या समझता है कि ये एंटीजन है, ये फॉरेन पार्टिकल, और उन्हीं के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। फिर ये कौन सा प्रिंसिपल हुआ? सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, के अपने ही बंदों के खिलाफ काम करना है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट दैट इज़ एब्जॉर्ब मैक्सिमम बाय द पिगमेंट। तो बच्चे जो ब्लू लाइट है, जो ब्लू लाइट की जो मैक्सिमम लाइट जो पिगमेंट अब्जॉर्ब करते हैं वो हमारे पास कितनी होती है? 430 नैनोमीटर होती है। बुक की लाइन है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट यूज़ वाटर एज प्रोटॉन डोनर? सियानोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, प्लांट्स, एल्गी। तो बच्चे सियानोबैक्टीरिया, प्लांट्स, एल्गी ये हाइड्रोजन के सोर्स पर वाटर को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो बच्चे ये हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर या प्रोटॉन के सोर्स के तौर पर किसको यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। तो बच्चे ये वाटर को यूज़ नहीं करते, इस वजह से ये ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ नहीं करते। बी इज़ द राइट ऑप्शन। एयर कंटेन, बच्चे एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03 to 0.04%। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ईच फोटोन ऑफ लाइट एक्साइट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? तो बच्चे हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन, बच्चे वाटर की स्प्लिटिंग आपको आता है कहाँ पे होती है? इंटीरियर स्पेस ऑफ थैलाकॉइड ह्यूमन के अंदर। लोकेशन ऑफ फाइटोल चेन ऑफ क्लोरोफिल बी, बच्चे क्लोरोफिल बी की जो फाइटोल जो टेल होती है वो किसके अंदर एम्बेडेड होती है? इन इट्स थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वेयर डू द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस? बच्चे लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। NADPH2 इज़ प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग, बच्चे NADPH2 की प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही होती है? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फोटो सिस्टम 2 हैज़ द रिएक्शन सेंटर। बच्चे फोटो सिस्टम 2 की बात करेंगे तो उसके रिएक्शन सेंटर के अंदर जो होता है वो P680 होता है। अगर आप फोटो सिस्टम 1 की बात करेंगे तो उसके अंदर आएगा 700। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज़, बच्चे डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज नहीं होता, ना ATP, NADPH, G3P एंड PAP। तो बच्चे उसकी प्रोडक्ट क्या होती है? G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ATP और NADPH तो इसके अंदर यूज़ होते हैं, और PP फास्फोइनोल पायरुवेट बच्चे ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोडक्ट है। NADH इज़ ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या डार्क रिएक्शन। तो बच्चे अगर हम बात करें NADH की ऑक्सीडेशन की, तो NADH की जो ऑक्सीडेशन होती है बच्चे वो होती है इन द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, अगर उसकी हम बच्चे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एनएरोबिकली ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो इससे जस्ट कितने परसेंट एनर्जी रिलीज होगी? 2%। बच्चे बुक की लाइन थी। नंबर ऑफ ATP मालिक्यूल यूज्ड ड्यूरिंग प्रीपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, बच्चे ग्लाइकोलिसिस की प्रीपरेटरी फेज के अंदर कितने ATP यूज़ होते हैं? 2 ATP यूज़ होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इन प्लांट्स एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये कैटाबोलिक रिएक्शन है, यहाँ से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, बच्चे ग्रॉस प्रोडक्ट का पूछा कर मीन टोटल कितनी ATP प्रोड्यूस होती हैं? 4। अगर नेट की बात की जाए तो वो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। बोथ NADH एंड FADH2 आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग, बच्चे NADH और FADH दोनों किस में प्रोड्यूस होते हैं? इन द क्रैब साइकिल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट प्रोड्यूस, बच्चे जब सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन करते हैं तो बच्चे उससे प्रोड्यूस होता है हमारे पास फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट ऑप्शन में नहीं है। अब साथ में हम बात करेंगे कि ये भी देखेंगे कि जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो वहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कौन सा यूज़ होगा, वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगी। अब वहाँ पे हमने देखना है कि वहाँ पे NADH बनेगा या FADH2 बनेगा, तो बच्चे वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी FADH2। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच प्रोसेस इज़ यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम, बच्चे जो पायरोवेट होता है उसमें कितनी कार्बन होती हैं? 3। अब एसिटाइल कोएंजाइम में कितनी है? 2। तो मीन एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या होना है? रिमूव। मीन यहाँ पर क्या हो रही है? डीकार्बोक्सिलेशन। उसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी रिमूव होते हैं और हाइड्रोजन को कौन कैप्चर करता है? NAD+ और वो कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। मीन अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डीहाइड्रोजनेशन। मीन यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, डीहाइड्रोजनेशन भी हो रही है, तो राइट आंसर बनेगा बोथ A एंड C। Phosphorylation of ADP during glycolysis occurs via photophosphorylation, oxidative phosphorylation, chemiosmosis या substrate level phosphorylation। तो बच्चे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जितनी भी ATP बनती हैं वो बनती हैं थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेट, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटॉन ग्रेडियंट वगैरह नहीं बनता। बिफोर एंटरिंग द क्रैब साइकिल द पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेटेड इनटू, बच्चे अब उसमें से डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, पायरोवेट में से एक कार्बन को रिमूव करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल्डिहाइड के अंदर। फिर उसमें हम कोएंजाइम ए को ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइजेज। अब बच्चे देखें जो साइटोक्रोम
सी ऑक्सीडाइज। बच्चे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी से, सी के अंदर। अब जब इलेक्ट्रॉन बी से सी के अंदर आ रहे हैं तो सी की क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और बी की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। राइट ऑप्शन इज द बी, साइटोक्रोम बी, क्योंकि बच्चे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। विच वन द फॉलोइंग इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर फाइनल एक्सेप्टर कौन होती है, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज यूज्ड इन, बच्चे देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में किसके लिए यूज होती है, इन क्रिएटिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनकी एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन को पंप किया जाता है, कहाँ पे बच्चे, उसके इनर साइड से कहाँ पे पंप किया जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम एटी, तो बच्चे मैक्सिमम एटी भी प्रोड्यूस होती हैं, वो होती हैं थ्रू कीमियो ऑस्मोसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एटीपी फॉर्मेशन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व, बच्चे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो एटीपी बनती है वो भी किसके जरिए बनती है, थ्रू कीमियो ऑस्मोसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। जब हाइड्रोजन आयन अलॉन्ग ग्रेडियंट नीचे आएंगे तो एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय, बच्चे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इंजाइम्स बच्चे ये यूज़ होता है, और इसका काम होता है एटीपी को प्रोड्यूस करवाना। लेकिन जब एटीपी की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो उस वक्त ये वर्क करना छोड़ देगा, ये इनहिबिटेड हो जाएगा। ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। हाई कंसंट्रेशन ऑफ NADH इनहिबिट्स। अब बच्चे देखें हमारे पास अगर हम पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेट एंजाइम की बात करें तो इसका काम होता है पायरोवेट को कन्वर्ट करवाना एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर, और फिर एसिटाइल जो को एंजाइम ए है जब वो फिर बच्चे नेक्स्ट एंटर किसके अंदर हो जाएगा, क्रैब साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास NADH की कंसनट्रेशन बहुत कैल्विन साइकिल में एंटर होगा, और अगर हमारे पास बच्चे उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तो फिर वो इनहिबिट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे MCQs की बात करें, एन एल्डो शुगर दैट इज इंटरमीडिएट, बच्चे वो कौन सी होती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर 18 कार्बन फैटी एसिड को ब्रेक करेंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, बच्चे वो 9 कार्बन वाला बनेगा, क्योंकि हर में 2 होती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड टेक प्लेस इन द लीवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट।